शुरू से है ना। वेलकम टू विद्या जंक्शन क्लासेस वंस अगेन। आज मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में एक बड़ा सेगमेंट का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है आपसे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स। तो इस चैप्टर को हम समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में आपको सबसे पहले यह जानना है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 क्या है। इसके बाद आप कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को पढ़ेंगे। देन आफ्टर इवेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, देश भर में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में किन किन प्लेसेस पे इवेंट्स हुए, रिटेलिएशन हुआ। इसके बाद आप पढ़ेंगे कंसीक्वेंसेस ऑफ द वॉर, युद्ध का क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन क्या निकला। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 की क्रांति के बाद क्या प्रशासनिक शासनिक बदलाव हुए। एंड द लास्ट वन इज कंसीक्वेंसेस, परिणाम क्या आया। युद्ध के बाद दोनों ही पक्ष ने, हारे हुए पक्ष ने भी और जीते हुए पक्ष ने भी, दोनों के अंदर विश्लेषण हुआ और उसके क्या परिणाम हैं इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हारने वाले तो हम ही थे और जीतने वाले ब्रिटिशर्स थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने भी यहां से बहुत सारे चेंजेस किए। एंड एट द सेम टाइम इंडियंस हु वर डिफीटेड, उन्होंने भी बहुत सारे चेंजेस किए जिनको आने वाले चैप्टर्स में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अपराइजिंग ऑफ 1857, वी कॉल्ड इट अपराइजिंग ऑफ 1857, यानी विद्रोह, आजादी की लड़ाई। पहली बार आजादी की लड़ाई क्यों कह रहे हैं इसे, इस बात को हमें समझना होगा। व्हाई डू वी कॉल्ड इट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाई डू वी कॉल्ड इट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? बिकॉज अंग्रेजों के शासन में पहली बार इतिहास के पन्ने में आप देखते हैं कि इतिहास के जो पन्ने उसमें पहली बार शासक के खिलाफ विद्रोह हो गया। भारत में मोनार्की बहुत बरसों से थी। ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया और दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया सिंस 1757। बैटल ऑफ प्लासी बंगाल को कैप्चर कर लिया लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। तो सिंस देन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक कंपनी है जस्ट लाइक रिलायंस, टाटा, ऐसी एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इन्होंने भारत में शासन शुरू कर दी। लेकिन 100 सालों में, यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जब हम 100 सालों के बाद पहली बार हमने विद्रोह किया और लार्ज स्केल में किया, तो यह विद्रोह इतिहास के पन्नों में पहली बार दर्ज हुआ। इससे पहले तक आप कभी नहीं देखेंगे कि राजा के खिलाफ, शासक के खिलाफ प्रजा ने विद्रोह कर दिया हो। इतिहास के पन्ने में आपको एक भी ऐसा विद्रोह नहीं मिलेगा। एक्सेप्शनली अगर मिल जाता है दैट इज, बट जहां तक मेरी जानकारी है आपको नहीं मिलेगा। विद्रोह कब करते हैं आप? जब आप सहन नहीं कर पाते हैं, यू आर नो मोर एबल टू, आप अब सहन नहीं कर सकते हैं उनके रवैये को, उनके व्यवहार को, उनकी योजनाओं को, उनके कानून को। तो अंग्रेजों ने भारत में जो पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड रेस्ट ऑफ ऑल डिसीजंस, प्रजा से जुड़े हुए जो निर्णय उन्होंने लिए, वो सारे ही निर्णय, उनमें से ज्यादातर निर्णय भारतीयों के खिलाफ थे।
अपने फायदे के लिए, यानी चूंकि एक कंपनी है, कंपनी का मुख्य उद्देश्य ही होता है प्रॉफिट, तो अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने के लिए उन्होंने भारतीयों के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल राइट्स को बिल्कुल नजरअंदाज किया और जहां जरूरत पड़ी उसको सीज कर दिया। एंड एट लास्ट व्हेन इंडियंस वर नॉट एबल टू, जब वो इसको सहन करने में सामर्थ्य नहीं रहे, देन इस देश में, देश के विभिन्न हिस्सों से एक विद्रोह की शुरुआत हुई। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो है, इसको आप सीपोय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों नामों में फर्क है, और फर्क है थॉट का। अगर आप यूरोपियन हिस्टोरियंस को पढ़ रहे हैं या भारत में भी उनको पढ़ रहे हैं जो यूरोपियन हिस्टोरियंस को ही प्रमोट करते हैं या उनके विचारों को प्रमोट करते हैं, तो आप पाएंगे कि दे डू नॉट कॉल्ड इट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इंस्टेड दे कॉल्ड इट सीपोय म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह कहते हैं इसको। सैनिक एक, सीपोय एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है सैनिक। तो सीपोय म्यूटिनी क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझना होगा। यूरोपियंस जो हैं वो इसको सीपोय म्यूटिनी कहते हैं, सैनिक विद्रोह क्यों कहते हैं। जब आप सैनिक विद्रोह कहते हैं तो इसका अर्थ है कि देश ने विद्रोह नहीं किया, देश के अलग अलग वर्गों ने विद्रोह नहीं किया, लाइक किसानों ने, व्यापारियों ने, आम लोगों ने अंग्रेजों के शासन का विद्रोह नहीं किया। उनको अंग्रेजों के शासन से कोई दिक्कतें नहीं थी, सैनिकों को अंग्रेजों के शासन से दिक्कत थी, इसलिए यह सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया, देश के एक वर्ग ने सिर्फ इसका विद्रोह किया। But when you called it a first war of independence, who called it first war of independence? सुभाष चंद्र बोस, बी.डी. सावरकर। इन्होंने इसको आजादी की प्रथम क्रांति कहा है। क्यों? जब आप इसको आजादी की प्रथम क्रांति कहते हैं, भारत की आजादी की प्रथम क्रांति कहते हैं, तो आप संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, यानी समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति जो है इस विद्रोह में शामिल हुआ। इसका अर्थ यह है कि वो अंग्रेजों के शासन से संतुष्ट नहीं था, टॉर्चर फील कर रहा था, इरिटेटेड था, इसलिए उसने आजादी की प्रथम क्रांति में भाग लिया। तो ये फर्क है थॉट का। तो आप इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी कह सकते हैं और सीपोय म्यूटिनी भी कह सकते हैं। When did it started? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कब शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ, आगे तो हम इसको पढ़ेंगे ही। फॉर अ टाइम बीइंग आप इसको समझिए। इट स्टार्टेड एट बैरकपुर। बैरकपुर एक जगह है। आजादी की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। बैरकपुर इज इन मेरठ, और मेरठ कहां है? इट इज इन उत्तर प्रदेश। और आप ये भी जानिए कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का जो इंपैक्ट है या जो इवेंट्स है, यानी कहां कहां फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का रिटेलिएशन हुआ, कहां कहां विद्रोह हुआ, तो वो भी आप जानेंगे कि उत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया ही आपको देखने को मिलेगा। सदर्न इंडिया में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, या नॉर्थ वेस्ट में आप चले जाएंगे अफगानिस्तान, क्योंकि उस समय ये भारत का ही हिस्सा है, तो उन क्षेत्रों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आप चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, ये सब इधर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको मेनली ये नॉर्दर्न पार्ट जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बंगाल में भी बहुत कम इंपैक्ट है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये वो कुछ रीजन्स हैं, मध्य प्रदेश, जहां आपको ये इंपैक्ट फर्स्ट वॉर ऑफ 1857 का इंपैक्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो कंसिक्वेंसेस आया, उसमें यह आया कि कंपनी के रूल को समाप्त कर दिया गया। इट इज जस्ट एज कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिलायंस नेपाल में व्यापार करने गई और उसने नेपाल के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब कंट्रोल कैसे करेंगे? स्वाभाविक है, जब आप गवर्नेंस में आएंगे, शासन में आएंगे, आपका पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया पूरे देश के ऊपर। एंड सेकेंड थिंग इज कि वहां के लोगों ने विद्रोह किया, उसके बाद वर्तमान भारत सरकार ने
रिलायंस से पावर सीज कर ली और अब अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वहां लगा दिया, यानी भारत सरकार अपने कुछ ऑफिसर्स को वहां भेजेगी और वो ऑफिसर्स ही वहां पर क्या करेंगे, यहां की सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर वहां पर शासन करेंगे। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद हम देखते हैं कि कंपनी रूल खत्म हो गया और ब्रिटिश क्रॉन यानी ब्रिटिश मोनार्की की शुरुआत हुई। ब्रिटेन में जो राजा रानी रहेंगे समय समय पर, यानी 1857 से 1947 तक, जब तक हम आजाद नहीं हुए, उनके ही नियंत्रण में भारत में शासन होगा। ठीक है, इसके अलावा आइए, हु वर द मेजर फिगर्स, किन किन लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में भाग लिया। कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो उस समय बहुत प्रसिद्ध आप कह सकते हैं कि राजा रहे, रियासतों के राजा रहे, उनमें से मंगल पांडे was not a prince but he played an important role because he initiated the war। सबसे पहले युद्ध की शुरुआत करने वाला व्यक्ति मंगल पांडे ही है। सेना सोल्जर रहे ये, और इन्होंने ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को इनिशिएट किया था। इन्होंने ही सबसे पहला विद्रोह किया था, रिवॉल्ट किया था, और उसके बाद देश भर में, देश के अलग अलग हिस्सों में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लिए रिटेलिएशन, विद्रोह आप कह सकते हैं, प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मंगल पांडे, जो दूसरे राजा, महाराजा, राजा, रानी, या आप कह सकते हैं प्रिंस, एरिस्टोक्रेट्स आप कह सकते हैं, एक प्रॉपर शब्द है, एरिस्टोक्रेट्स जो रहे वो हैं रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोप, खान बहादुर खान, नाना साहेब, बेगम हजरत महल बहादुर शाह। इनको नेशनलिस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वाई डू वी कॉल देम नेशनलिस्ट। हम क्यों इन्हें पढ़ाते भी क्यों हैं, मुझे ये भी नहीं समझ में आता। दो दे टेक पार्ट इन द वॉर, उन्होंने युद्ध में भाग लिया और युद्ध में योगदान भी दिया, सैक्रिफाइस देयर लाइफ, ये भी मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी जान का बलिदान भी दिया होगा या दे दिया, बट लेकिन क्या उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी? उन्होंने देश के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। दे वर क्वाइट सेल्फिश। वो सभी जिनका भी मैं नाम ले रहा हूं एक्सेप्ट मंगल पांडे, या मंगल पांडे को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, तो इन सबने लड़ाई तब लड़ी जब वो विक्टिम हुए, जब वो उनके ऊपर जब समस्या आई तब उन्होंने विद्रोह किया। अंग्रेजों का शासन 1757 से हो रहा है। 1757 से लेकर 1857 तक, इन 100 सालों में अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किए, आम जनमानस के साथ बहुत दुर्व्यवहार किए। तब इनमें से किसी ने कोई विद्रोह नहीं की, लेकिन जब इनके साथ अंग्रेजों ने दुर्व्यवहार किए, इनके अधिकार छीनना शुरू कर दिए, तब इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। आप देखें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से और सब्सिडरी अलायंस, ये जितने भी रूलर्स आप देख रहे हैं प्रिंसली स्टेट से जुड़े हुए लोग, इन सब ने विद्रोह 1857 की क्रांति में तब शुरू किया जब सब्सिडरी अलायंस 56 में आया। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन आप आगे पढ़ेंगे, यानी इनके टेरिटरी को अंग्रेजों ने जब कैप्चर करना शुरू कर दिया, तब इनको होश ठिकाने आया कि अंग्रेज जो हैं वो बुरे हैं। अभी तक तो आम जनमानस को परेशान कर रहे थे, उनके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल लाइफ को छीन रहे थे, उनके ऊपर टैक्स का बोझ डाल रहे थे। तब इन राजा रानियों को और फ्रीडम फाइटर्स जिनको आप कह रहे हैं, जिनको नेशनलिस्ट कह रहे हैं, जिनको हम इतिहास में पढ़ा रहे हैं, ये लोग तब सोए हुए थे। लेकिन जब इनके टेरिटरी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस लाकर कैप्चर किया गया, तब इन्हें ठिकाने आई इनकी बुद्धि, और फिर इन्होंने युद्ध का ऐलान किया, युद्ध में भाग लेने का ऐलान किया। तो मुझे लगता है कि इनको हटा देना चाहिए इतिहास के पन्नों से, क्योंकि इतिहास के पन्नों में इनको खामोखा हम क्या दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं।
इसके अलावा मेजर सेंटर्स, कहां कहां युद्ध लड़ा गया, मीरठ, इट इज इन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अगेन लखनऊ एंड कानपुर, इट इज ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश, बरेली उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो दीज वर द प्लेसेस जहां इवेंट्स हुए, यानी 1857 की क्रांति का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है इन क्षेत्रों में। यहां युद्ध हुआ होगा, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ होगा, ठीक है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अगर आप बेगम हजरत महल को देखें तो ये लखनऊ में है, नाना साहेब को देखें तो ये कानपुर में है, तात्या तोप को देखें तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट, रिफर टू एज अ म्यूटनी बाय द ब्रिटिशर्स, ये मैंने आपको बता दिया है। आइए कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट पर पढ़ते हैं। व्हाट वर द कॉजेज, युद्ध के पीछे का क्या कारण है। तो कारण बहुत सारे होंगे, उनको हम ब्रॉडली डिवाइड कर देंगे, पॉलिटिकल में, सोशियो रिलीजियस में, मिलिट्री में और इकोनॉमिक में। तो ये चार क्लासिफिकेशन है। आप पूरे के पूरे कॉजेज को ओवरऑल चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल का मतलब क्या है? पॉलिटिकल का मतलब है राजनीतिक कारण, ठीक है। यानी राजनीति क्या है? राज करने के लिए जो नीति बनाई जाती है, शासन करने के लिए जो नीति बनाई जाती है, पॉलिसीज दैट वर मेड टू रूल द टेरिटरी, उसी को आप कहते हैं राजनीति। तो हम इस प्रकार की नीतियां बनाएं जिससे हमारा शासन सुचारू रूप से चले। जो कोई भी शासक है, जिस भी तरह का गवर्नेंस है, जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा है, गवर्नेंस कर रहा है, वेदर डेमोक्रेसी, आज की बात करें तो डेमोक्रेटिकली, या पहले की बात करें तो मोनार्की, या दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो वो इस तरह की पॉलिसी बनाता है जिससे कि वो स्मूथली शासन कर सके, उसके शासन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। तो उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई, अंग्रेज जब पावर में आए, व्हेन दे केम इन पावर, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई, उन पॉलिसीज का जो ऑब्जेक्टिव था, इट वाज वेरी क्लियर कि हमको टेरिटरी को कैप्चर करना है। अब ये बात समझना हो कि इंडिया वाज अ लार्ज कंट्री एंड इंडिया वाज नॉट अंडर अ सिंगल रूलर ड्यूरिंग 1757। 1757 में जब बंगाल हम हारे, तो बंगाल का शासक कोई और है। देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे किंगडम्स चल रहे हैं। राजस्थान में कोई और शासन कर रहा है, और पूरे राजस्थान में नहीं कर रहा है। राजस्थान कई अलग अलग शासकों के हिस्से में बटा हुआ है। देयर आर नंबर ऑफ रूलर्स इन राजस्थान। सिमिलरली महाराष्ट्र में मराठास हैं। तो अलग अलग, दिल्ली में उस समय मुगल एम्पायर है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में हम देखते हैं कि बहुत सारे रूलर्स हैं, और पूरा भारत जो है वो भारत नहीं है, वो अलग अलग एम्पायर में बटा हुआ है। तो अंग्रेजों ने बंगाल को जीता तो मराठास को कोई दिक्कत नहीं थी, मुगलों को कोई दिक्कत नहीं थी, या राजस्थान में जो डिफरेंट एम्पायर्स चल रहे थे, प्रिंसली स्टेट्स चल रहे थे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरह से एक एक करके 1757 के बाद टिल 1857 उन्होंने पूरे भारत को एक एक करके जीत लिया। बट स्टिल देयर आर सम टेरिटरीज, अभी भी कुछ टेरिटरीज थे जिनके ऊपर उनकी नजर थी। मतलब उन टेरिटरीज से उनको फायदा तो मिल रहा था, जैसे रेवेन्यू तो मिल रहा था, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू के बाद भी उनको और लालच समाया कि नहीं, इसे हमें डायरेक्ट कंट्रोल कर लेना है। यानी जिन टेरिटरीज ने अंग्रेजों के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम तुम्हारे पावर को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है, तुम हमें इतना पैसा जो है वो देते रहो और तुम पीसफुली एग्जिस्ट करो, हमें तुमसे कोई एतराज नहीं है। तो इस तरह के जो एम्पायर्स थे जिन्होंने अंग्रेजों की शक्ति के आगे घुटने टेक दिए थे, उन एम्पायर्स की अगर हम बात करें तो अब उन एम्पायर्स को वो पूरा का पूरा कंट्रोल करना चाहते थे कि भाई हमें सिर्फ रेवेन्यू नहीं चाहिए, अब हमें वो पूरा टेरिटरी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे टेरिटरी से पैसा तो सिर्फ आता ही है, लेकिन पैसे के साथ हमें रिसोर्सेज भी चाहिए। रिसोर्सेज का अर्थ क्या है? डेफिनेटली उस समय यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है,
तो कल कारखाने में जो रॉ मटेरियल्स आएंगे, वो रॉ मटेरियल्स कंपनी को अगर सस्ते कीमत में यहां मिल जाए यहां से, तो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, वस्तु को बनाने में कीमत सस्ती हो जाएगी। क्वालिटी अगर रॉ मटेरियल मिल जाती है तो और अच्छी बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वाइड पर्सपेक्टिव होंगे उनके, जिन कारणों से वो सीधे उस टेरिटरी को फुल कंट्रोल चाहते थे। अभी तक क्या था, सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड कि भाई बाकी सारा काम वो करेंगे, जो टेरिटरी में शासक हैं वो करेंगे, आपको बस हम समय समय पर रेवेन्यू देते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब उनको पूरा टेरिटरी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने पॉलिसी बनाई, क्या है, सब्सिडरी अलायंस। सबसे पहला सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या है, अंग्रेजों की जो सेना है वो आपके टेरिटरी में रहेगी। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर कानपुर के जो शासक हैं उनके टेरिटरी में कौन रहेगी, अंग्रेजों की सेना रहेगी, और सेना के साथ उनका एक अधिकारी भी रहेगा। और अब उन टेरिटरी के जो शासक हैं उनको अपनी सेना रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके मेंटेनेंस का खर्च उन्हें राजा को जो है अंग्रेजों को देना होगा। एक टेन्योर फिक्स किया गया होगा, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली आपको पे करना होगा। और इस प्रकार से एक टेरिटरी के भीतर अब पूरी तरह से जो अंग्रेजों की जो सेना है वो वहां पर आप कह सकते हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखेगी। तो तमाम टेरिटरी के जो शासक हैं उनमें से ज़्यादातर ने कहा कि भाई ये तो अच्छी व्यवस्था है, वैसे भी हमको सेना रखने में, उसके इम्यूनिटीज़ के लिए, उसके वेपन्स के लिए हमें तो एक खर्च होता ही है, चलो वही पैसा हम आपको दे देंगे और झंझट से भी निपट लेंगे। तो सब्सिडरी अलायंस तो बन गई, एग्रीमेंट हो गया बहुत सारे रूलर्स के साथ। लेकिन अब इनकी नज़र तो बुरी थी, ये तो शुरू से लालची थे, ये तो कंपनी चला रहे, इनका उद्देश्य तो प्रॉफिट है। इन्होंने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू इन्होंने कुछ क्लेम्स किए, और एट द सेम टाइम ये क्या करते थे, इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करवाते थे अपने ऑफिसर्स से। राजा के आसपास जितनी भी जानकारियां हैं उससे संबंधित सारी जानकारी भी इनको मिलती रहती थी। तो सब्सिडरी अलायंस के तहत इन्होंने रूलर को ये कहा कि भाई आपकी जो टेरिटरी है उसका पूरा का पूरा जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो हम देखेंगे, वी विल प्रोवाइड यू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और आपके अलावा आपके प्रजा की भी सेफ्टी सिक्योरिटी हम देखेंगे, आप हमें एक सर्टेन अमाउंट पे करिए। लेकिन इसके थ्रू उन्होंने तमाम जानकारियां इकट्ठा की, और अब सब्सिडरी अलायंस ये जो पॉलिसी उन्होंने बनाई, अब इसी के अनुसार उन्होंने क्या किया, कुछ टेरिटरी के ऊपर यह क्लेम किया कि राजा जो है यहां पर टेरिटरी को संभालने में सामर्थ नहीं है, प्रजा राजा के शासन से खुश नहीं है। इस प्रकार के आरोप राजा के ऊपर लगाकर राजा को ही क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, पद से हटा दिया। क्योंकि अब राजा के पास तो वैसे भी अपनी सेना नहीं है, राजा चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता, विद्रोह करने के लिए तो सेना चाहिए, सेना है ही नहीं। तो अवध एंड बेरार, सिंध एंड पंजाब, सिंध एंड पंजाब जो है ये वो टेरिटरीज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहां दे दिया है सिंध एंड पंजाब, ये वो टेरिटरीज हैं जो सब्सिडरी अलायंस के द्वारा, इस पॉलिसी के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए हुए इस पॉलिसी से इन टेरिटरी को उन्होंने कैप्चर कर लिया। इसी तरह एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से भी है, ये क्या कह रहा है, इफ अ रूलर डज नॉट हैव अ नेचुरल मेल हायर, अगर किसी शासक का उत्तराधिकारी, लेकिन उत्तराधिकारी कैसा, पुरुष यानी मेल, नेचुरल, गोद लिया हुआ नहीं, अपना खुद का पुत्र नहीं है, वैसी स्थिति में उनकी मृत्यु के बाद यानी राजा की मृत्यु के बाद वो टेरिटरी अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी, यानी वो टेरिटरी पूरा का पूरा अंग्रेजों का हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई राजा ने इस तरह के जब नियम बनाए होंगे तो राजाओं ने विद्रोह क्यों नहीं किया? विद्रोह कब करेंगे? विद्रोह तो आगे करेंगे ना, अभी तो ये नियम बना ही है 1856 में। आपका 1856 के आसपास आप देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से और सब्सिडरी अलायंस जैसी पॉलिसीज आई, और 1857 में क्रांति हो गया। तो इसीलिए झांसी की रानी जो है वो युद्ध में कूदी, क्योंकि उनके अपने पुत्र नहीं थे, नेचुरल हायर नहीं था उनके पास। और इसमें अवध और बेरार जैसे टेरिटरीज जो हैं वो अंग्रेजों के अधीन हो गए। अब अंग्रेज
तो पढ़े लिखे एजुकेटेड थे। इसके अलावा उनके पास एक लंबा अनुभव था, क्योंकि यूरोप में डेमोक्रेसी पहले आई और दुनिया भर में उन्होंने ट्रेड किया, तो ट्रेड का एक अनुभव था उनके पास। जब वो भारत आए, अपॉर्चुनिटीज उनको मिली ट्रेड के नाम पर। इसके बाद उन्होंने देखा कि सबसे लड़ के उसके टेरिटरी को कैप्चर नहीं किया जा सकता है। पहले तो उन्होंने 1757 के बाद हम देखते हैं कि कुछ भीषण युद्ध लड़े। पहले तो स्वयं में लगा, यानी पहले आप देखते हैं मैसूर वॉर, आपने पढ़ा होगा, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 3 युद्ध हुआ। तो पहले आपस में लड़ लिया, यूरोप का मामला सलटा दिया। अब इन्होंने धीरे धीरे भारत के विभिन्न राजाओं से लड़ा, और लड़ने के साथ साथ जब इन्होंने अपने डोमिनेंस, अपने पावर का डोमिनेंस भारत में छाप छोड़ दी कि भारत के राजा महाराजा यह स्वीकार कर लें कि भाई अंग्रेजों को हराना नामुमकिन है, तब इन्होंने फिर पॉलिसीज बनाई। पॉलिसीज बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि अब ये समझ रहे थे कि अब भारत के लोग मेरा विद्रोह नहीं कर सकते, हमसे लड़ नहीं सकते हैं। विद्रोह नहीं कर सकते हैं का मतलब यहाँ के शासक की अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे लड़ें। तो इन्होंने, और इनकी नजर अपने टेरिटरी को और एक्सपैंड करने की थी, तब इन्होंने पॉलिसीज बनाई। तो पॉलिसीज बनाई और फिर उसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब जिनको भी दिक्कत है उस पॉलिसी से, वो आकर हमसे लड़े। तो अकेले तो लड़ नहीं सकते थे, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या अवध, बेरार, पंजाब, सिंध के जो कोई भी शासक रहे हों, वो विद्रोह तो अकेले कर नहीं सकते थे। इतनी सेना उनके पास थी नहीं, इतना मनी, मटेरियल, मैन तो थे नहीं। तो ऐसे केस में जब 1857 की क्रांति का आप कह सकते हैं मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की, तो सब एक एक करके अपने अपने क्षेत्र से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में कूद पड़े। अब आइए दूसरी और क्या पॉलिसीज थी। उन्होंने कहा कि अब मुगल्स जो हैं, दे विल नॉट यूज द टाइटल ऑफ किंग। इससे मुगल के सक्सेसर को दिक्कत हुई। वर्तमान में मुगल एम्पेरर जो थे बहादुर शाह जफर, उनके उत्तराधिकारियों को मुगल शासकों का जो टाइटल है, लाइक मेरा नाम अमित कुमार पाठक है, तो पाठक मेरा टाइटल है जो मुझे मेरे पिताजी से मिला और मेरे पिताजी को उनके पिताजी से मिला होगा। तो ये जो टाइटल है, अब मैं इस टाइटल को यूज नहीं कर सकता। ना ही बहादुर शाह जफर जो इस समय करंट में जो मुगल एम्पेरर थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके महल को भी खाली करना होगा। इस तरह का फरमान जारी किया गया। अब सवाल यह है कि ये सारी पॉलिसीज आ रही हैं, तो जैसे नरेंद्र मोदी अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करें और आप उस पॉलिसी के से सैटिस्फाई नहीं है, तो आपके पास क्या विकल्प है? आप विद्रोह करेंगे, तो विद्रोह करने के लिए शक्ति होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास उतनी शक्ति है कि आप सरकार की योजनाओं का विद्रोह कर सकें, तो स्वाभाविक है जीत आपकी होगी। लेकिन आपके पास अगर संसाधन नहीं है, आपके पास मनी, मैन, मटेरियल नहीं है, तो आप विद्रोह नहीं कर सकते। फिर आपको स्वीकार करना होगा, और जब कभी भविष्य में कोई विद्रोह होगा तो आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे, बदले की भावना में, कि भाई हमें बदला लेना था और किसी और ने विद्रोह शुरू किया, आप शामिल हो गए ताकि हम भी अपना बदला ले सके, क्योंकि आपके अंदर भी मोदी के खिलाफ एक क्रोध तो होगा। तो ऐसी स्थिति यहां भी थी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स जो हैं, दे वर वेरी एरोगेंट। उनको ये यूरोप की मानसिकता में, उनके खून में है, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग हाईली एजुकेटेड हैं, और जहां कहीं भी हमने दुनिया भर में शासन किया, कॉलोनीज बनाई, हमने उनको एजुकेट किया, क्योंकि उनके अनुसार पूरी दुनिया जो है वो मूर्ख थी, उनके आने से पहले असभ्य थी, अनसिविलाइज्ड थी, इलिटरेट थी। इस तरह की सोच वो उनके अंदर है, तो उनको बड़ा घमंड था इस पर। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेटरी, यानी कि भेदभाव जैसी भावना थी, और उनके एक्शन से भी ये अप्रोच, उनके एक्शन से ये डिस्क्रिमिनेटरी की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती थी। भेदभाव, जैसे अफ्रीका में देखिए नस्ल वाला, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। भारत में भी उन्होंने इस तरह के भेदभाव जो हैं वो भारतीयों के साथ किए। अनसैटिस्फैक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा उनका जो शासन प्रणाली था उससे भारतीय खुश नहीं थे। ठीक है,
तो ये भी एक कारण रहा। इसके अलावा डिसकंटिन्यूइंग ऑफ नाना साहेब पेंशन। नाना साहेब जो अडॉप्टेड सन है पेशवा बाजीराव टू, तो उनके पेंशन को क्या कर दिया गया। अब पेंशन क्या होता है, रूलर्स के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि भाई हम आपको पेंशन देते रहेंगे, मतलब आपके टेरिटरी को तो हमने क्या कर लिया, अपने कमांड में ले लिया है, लेकिन आपके खर्चे के लिए आपका जो रॉयल जो लाइफस्टाइल रहा है उसको आप जी सकते हैं, उसके लिए हम आपको एक सर्टेन पेमेंट देते रहेंगे। लेकिन इन्होंने अडॉप्टेड सन ये कहकर नाना साहेब के पेंशन को रोक दिया कि अडॉप्टेड सन है इसीलिए हम नहीं दे रहे हैं, हम नेचुरल हायर को पेमेंट देने की बात करते हैं। यानी उन्होंने जब एग्रीमेंट किया होगा तो उन्होंने ये कहा होगा कि हम रूलर को पेमेंट करते आएंगे, लेकिन चूंकि इन्होंने कहा कि हम आपको अब पेमेंट इसलिए नहीं करें क्योंकि आप अडॉप्टेड सन हैं, यू आर नॉट अ नेचुरल मेल हायर। अगर नेचुरल मेल हायर होते तो हम आपको पेंशन देते, लेकिन अब आप नेचुरल मेल हायर नहीं है, अडॉप्टेड सन है, इसलिए हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। तो यह भी एक कारण रहा नाना साहेब के युद्ध में कूदने का। नाना साहेब को पेंशन उन्होंने बंद कर दी थी। बाजीराव टू के ये अडॉप्टेड सन थे, ठीक है। तो दीज वर द पॉलिटिकल कॉजेज। इसके बाद आइए सोशियो रिलीजियस। सोशियो मतलब क्या होता है, धर्म से जुड़ा हुआ, सॉरी समाज से जुड़ा हुआ। अब देखिए समाज में बहुत तरह की मान्यताएं हैं। जैसे जन्मदिन में आपके मित्र ने आपको बुलाया, अंदर से तो मन नहीं करता है कि भाई हम कोई तोहफा लेकर जाएं, लेकिन फिर भी एक सामाजिक व्यवस्था है, एक समाज में कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो कहीं लिखे नहीं गए हैं, लेकिन हम सब इसको मानते हैं कि हम सोशल लाइफ में इन नियमों का पालन करें। तो हम जब गए अपने मित्र के लिए जन्मदिन में, तो हमने अपने मित्र के लिए एक तोहफा ले लिया और उस तोहफे को उन्हें दे दिया। अगर वो आप नहीं भी लेकर जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। और जब आप तोहफे को लेकर गए और आपने अपने मित्र को सबसे पहले तोहफा दिया, तो मित्र तो यही कहता है अरे इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन मन ही मन वो खुश भी रहता है कि चलो तुम तोहफा लेकर तो आए हो। और अगर नहीं लेके जाते तो मन ही मन वो आपको बहुत सारी गालियां देता कि मुंह उठाया और चला आया। तो इसी तरह की सामाजिक व्यवस्था जो है वो हर समय में होती है। उस समय का भी कुछ सोशल एक्सेप्टेंस होगा, कुछ सोशल रूल एंड रेगुलेशंस होंगे। उसमें हम देखते हैं कि इन्होंने इंटरवेन किया, यानी ब्रिटिशर्स जब पावर में आए, जब उन्होंने भारत के पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करना शुरू किया, तो उन्होंने सोशल लाइफ में भी इंटरवेन किया। पहले तो पॉलिटिकल पावर आने के बाद देखा हमने बहुत सारे उन्होंने पॉलिसीज बनाए टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए, बिना लड़े हुए टेरिटरी को कैसे कैप्चर करें, तो उसके लिए उन्होंने पॉलिसीज बनाई। अब उन्होंने हमारे सामाजिक जीवन में भी दखल अंदाजी की, क्योंकि उनका यह भी मानना था कि उनका रिलीजन जो है वो बहुत लॉजिकल है, यानी क्रिश्चियनिटी इज वेरी रैशनल। और जो भारत में रह रहे लोग हैं, एक तो वो अनसिविलाइज्ड हैं, इलिटरेट हैं, एंड एट द सेम टाइम उनका जो रिलीजियस बिलीव है वो भी बहुत आउटडेटेड है, बिल्कुल इरैशनल है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। उनके प्रैक्टिसेस कस्टम्स जो हैं वो बिल्कुल बेकार से हैं, ठीक है। जिन अंग्रेजों ने ये मानना था कि भाई पेड़ों की पूजा करते हैं भारतीय मूर्ख हैं, उन्होंने बाद में पाया कि वाई डू वी वर्शिप, why do we use to worship trees, क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो इस तरह की बहुत सारे प्रैक्टिसेस, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ सही ही है। समय के साथ कुछ चीज़ें जो हैं हमारे रिलीजन में वो घुल मिल गई, जो कि शायद आज वो आउटडेटेड है, बट स्टिल एवरी रिलीजन हैज सम इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशंस, कस्टम्स, एंड एवरी रिलीजन इज अ वेरी लॉजिकल। हर धर्म जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बहुत लॉजिकल होता ही है। लेकिन ये अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि उनका रिलीजन बहुत लॉजिकल है, हमारा बहुत इलॉजिकल है। तो ये उन्होंने हमारे सोशल प्रैक्टिसेस में, जो हमारे सामाजिक नियम कानून थे, उसमें उन्होंने दखल अंदाजी शुरू कर दी। और दूसरा है कि हमारे धार्मिक जीवन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा दखल अंदाजियाँ की, कुछ नियम कानून बदल दिए उसके। इसकी वजह से भारतीयों को ऐसा फील होने लगा कि वो हमारे रिलीजन को, एक तो हमारे रिलीजन को
हमारे रिलीजन से नफरत करते हैं, हमारे धर्म से नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ इसका एक और प्रभाव ये भी पड़ा कि उन भारतीयों को ऐसा लगने लगा कि वो अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए वो हमारे धर्म से नफरत भी करते हैं, हमारे धर्म को गलत भी ठहराते हैं और हमारे धर्म को बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो इस तरह की नेगेटिव वाइब्स जो है वो इंडियंस को आने लगी अंग्रेजों के सोशियो रिलीजियस इंटरफेरेंस से, यानी सामाजिक जीवन में दखल अंदाजी से और धार्मिक जीवन में दखल अंदाजी से। तो आइए क्या क्या है। सबसे पहला स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, मास कन्वर्जन। भारतीयों को ये देखिए, भारतीयों को जब मैं कह रहा हूं तो ये मुसलमानों को भी डर लगने लगा होगा, हिंदुओं को भी लगने लगा होगा, क्योंकि दो ही मेजर पॉपुलेशन है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज की है इस देश में, और सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों की है। तो दोनों ही धर्म की के मानने वालों को यानी भारतीयों को इस बात का डर सताने लगा कि मास कन्वर्जन हो सकता है, यानी भारतीयों का धर्म परिवर्तन बड़ी संख्या में करने का प्रयास किया जा रहा है। और किस धर्म में? ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी में। द सेकेंड वन इज मिशनरीज कंडेम्ड हिंदू मुस्लिम डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन मतलब वही प्रिंसिपल्स, टीचिंग, कस्टम्स मतलब रीति रिवाज। तो जो मिशनरीज हैं, मिशनरीज कौन है? मदर टेरेसा जो है एक मिशनरी है। यानी जो कोई भी यूरोप से दुनिया भर में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गया वही मिशनरी है। ठीक है, तो मिशनरी का एक ही उद्देश्य है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो जो भी मिशनरीज भारत आए उन्होंने क्या किया? कंडेम किया। व्हाट डज कंडेम मीन? मतलब उन्होंने नकार दिया। ठीक है, क्या नकारा? तो जो हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में और जो इस्लाम में जो टीचिंग्स थी, जो कस्टम्स थे, उन्होंने कहा कि ये इलॉजिकल है, इसका कोई भी आप कह सकते हैं कि रैशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, मतलब साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, ये कहकर उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स के डॉक्ट्राइन और कस्टम्स को कंडेम किया। तो इससे भारतीयों के हृदय को शायद ठेस पहुंची और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो हमारे धर्म को गलत ठहरा रहे हैं। द सेकेंड वन इज सेवरल लॉज। उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे सोशल लॉज जो थे, समाज में रहने वाले लोगों में जो मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को भी इन्होंने बदलने का प्रयास किया। जैसे इन्होंने कहा रिलीजियस इनकम्पिटेंस लॉ, ये 1856 में आया। ये क्या है? रिलीजियस इनकम्पिटेंस लॉ कह रहा है कि अगर आप हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो आपके पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उस पे आपका ही अधिकार रहेगा। ये कानून लाया गया, समझिएगा फिर से। तो इस तरह के कानून के आने से भारतीयों को बिल्कुल ऐसा यकीन होने लगा कि ये हमारे धर्म को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहा रिलीजियस इनकम्पिटेंसी लॉ? कि इफ यू आर अ हिंदू एंड यू हैव एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, तो आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी भी आपको ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि फिर आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सीज कर लेगी, ऐसा नहीं। प्रॉपर्टी, एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी अगर आपने अपना धर्म भी बदल लिया है तो ये। इसके अलावा विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट क्या कह रहा है? यानी हमारे यहाँ इस तरह के कस्टम्स जो थे, इन कस्टम्स के ऊपर हालांकि हम क्रेडिट अंग्रेजों को दे देते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं हमें अंग्रेजों को क्रेडिट देने की, क्योंकि स्वाभाविक है कि इस तरह के कस्टम्स किसी को भी दहला सकते हैं। एक आप समझेंगे कि विधवाओं को, जैसे सती जैसे प्रैक्टिसेस भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उन दिनों थी, कि अगर किसी महिला के विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है, इफ अ हस्बैंड डाइड, तो पत्नी को आग में दहन कर दिया जाता था। मतलब जब हम डेड बॉडीज को जलाते हैं उसी आग में दहन कर दिया जाता था। तो इन चीज़ों को देखकर कोई भी दहल जाएगा। और विडो रीमैरिज एक्ट जैसी चीज़ों को लाने का एक मुख्य कारण क्या है? एक मुख्य कारण यह है कि जब अंग्रेज भारत आए तो उनका भारतीय महिलाओं के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रुझान बढ़ा।
भारतीय महिलाओं की तरफ वो बहुत ज्यादा आकर्षित हुए, तो उनसे विवाह करने की समाज तो इजाजत नहीं दे रहा था और ना ही महिलाओं को दे रहा था। तो इन्होंने एक नियम ही बना दिया कि भाई विधवा पुनः विवाह कर सकती हैं, दोबारा विवाह कर सकती हैं, जिससे अंग्रेज अधिकारी जो हैं वो यहां की महिलाओं से विवाह कर सके। तो मुख्य कारण उनका यह भी था, ये सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने ये कानून नहीं लाया, अपने इंटरेस्ट को हिट करने के लिए भी ये कानून लाया गया था। हालांकि इनडायरेक्टली इसका फायदा भारतीयों को मिला। प्रोहिबिशन ऑफ सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। सती सिस्टम मतलब सती जैसे प्रैक्टिसेस और बाल विवाह पर इन्होंने क्या कर दी, रोक लगा दी। ठीक है। अबॉलिश मतलब होता है, अबॉलिश मतलब होता है खत्म करना, और प्रोहिबिशन मतलब होता है रोक लगाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रेलवेज एंड टेलीग्राफ। अब रेलवे के आने से जो सोशल ऑर्डर था वो बिल्कुल बदल गया। क्या था भाई, अब रेलवे के कंपार्टमेंट जो हैं उसमें एक ही सीट पर आज ब्राह्मण बैठ रहा है, कल कोई और जाति बैठेगा, राजपूत, कल कोई और जाति बैठेगा, कल कोई समाज में जिसको हम SC ST बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, ये सारी चीजें जो है वहां देखने को मिलेंगी एक ही सीट पर। तो इससे सोशल ऑर्डर जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सोशल ऑर्डर क्या था कि अपर कास्ट के लोग जो हैं वो लोअर कास्ट के साथ नहीं बैठते थे, एक प्लेट में खाना नहीं खाते थे। इस तरह के जो सोशल ऑर्डर्स थे वो यहाँ डिसऑर्डर में बदल रहे थे। इससे भी उनको लगने लगा कि चूंकि अंग्रेज जो होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, इनके यहाँ तो ना जाति होती है, ना धर्म होता है, ना सोच होती है, ना समझ होती, और ये हमारे धर्म को भी भरनष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते ही हैं कि हम ईसाई धर्म को अपना लें। इस तरह की मानसिकता जो है समाज में प्रिवेल करने लगी, और इसमें बहुत हद तक रोल रिलीजियस जो लोग रहे होंगे, जो धार्मिक लोग रहे होंगे, उनका भी है। हालांकि इन व्यवस्थाओं से भी हम समझ रहे हैं कि उनका भी उद्देश्य तो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना ही था, आखिर मिशनरीज आए ही क्यों थे भारत। इसके अलावा टेलीग्राफ जो है इसको लेकर के भी ये रूमर्स आया कि जो कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा, विद्रोह करेगा, उसको टेलीग्राफ यानी उस पोल से लटकाकर उसको फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पोल्स जो हैं वो लगाए गए थे। तो पोल्स को लेकर के लोगों में एक पहले ही अफवाह थी कि भाई इतने बड़े बड़े पोल्स क्यों लगाए गए हैं। तो ये अफवाह फैला दी गई कि भाई जो कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा उनको इन्हीं पोल्स से क्या कर दिया जाएगा, फांसी लटकाकर फांसी दे दी जाएगी। इसके अलावा भारत में वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी सभ्यता की जो शिक्षा है वो भारत में आ चुकी थी, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन भारत में आ चुका था। तो इससे भारत में जो एक गुरुकुल की परंपरा थी या जो धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी उसके ऊपर एक तरह से आप कह सकते हैं, या उनको शिक्षा देने वाले जो कोई भी भारत में धार्मिक शिक्षाओं को देते आए होंगे, उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब उनके रोजगार छिन जाएंगे और विदेशी शिक्षा ग्रहण करके भारतीय भी विदेशी होने लगेंगे। स्वाभाविक है कि मैं बार बार कहता हूं कि मनुष्य जो है एक हार्डवेयर है। जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर आपके बॉडी के अंदर डाला जाएगा, आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपका एक्शन वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा, जैसे आज देखते हैं बच्चे गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर, अब बच्चों में यह कल्चर नहीं है कि वो अपने शिक्षकों का पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें। ये आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन में ये कल्चर्स नहीं है। तो जो बच्चे पढ़ेंगे, जो ग्रहण करेंगे, वही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ऐसा ही यहां भी है। मानसिकता जो है उस समय ये हमारे देश में ये होने लगी, मेंटालिटी आने लगी कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन भारत में आया तो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न संस्कृति भी जो है वो भारत में आने लगेगी। मैं गर्मी जैसे मौसम में देखता हूं कि हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो दूल्हा जो है वो कोट पैंट टाई पहनता है। मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है, अगर एसी बैंकेट हॉल है दैट्स ओके, लेकिन स्टिल व्हाई आर यू प्रिफरिंग इट? आप ये वेस्टर्न, ये जो ड्रेसिंग सेंस है उसको क्यों, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है दैट्स ओके, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप फ्री हैं अपने थॉट्स को एक्शन में बदलने में, लेकिन लॉजिकल तो नहीं है। गर्मी में आप क्यों पहन रहे हैं कोट?
क्योंकि एक प्रकार का ट्रेडिशन जो है वो बन चुका है। दिस इज हाउ कल्चर क्रिएट्स। तो वेस्टर्न एजुकेशन आपने लिया तो वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर में रिफ्लेक्ट करने लगा, कल्चर के रूप में हमारे खान पान में, अब प्लेट में हम खाना खाने लगे। चलो ये ठीक है, मॉडर्न टाइम में ये चीज़ें जो हैं बदल रही हो, बहुत अच्छी हैं। चम्मच से खाना खाने लगे, ठीक है। तो हाथों का अब इस्तेमाल कम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप देखेंगे और बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इट इज़, ये किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। वेस्टर्न एजुकेशन आया और वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव यह है कि हम सब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे, वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न हैबिट्स को, वेस्टर्न ड्रेसिंग सेंस को, ये सारी चीज़ें। तो ये उनको भी डर था कि अगर ये आया तो हमारी जो संस्कृति है, जो बरसों से हम मानते आए हैं, वो खत्म हो जाएगी। ये भी एक कारण रहा। और अनडिग्निफाइड एंड डिस्क्रिमिनेटेड ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस, अनडिग्निफाइड एंड डिस्क्रिमिनेटेड ट्रीटमेंट, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, दुर्व्यवहार, उनको ये बार बार एहसास कराना कि तुम जाहिल हो, तुम असभ्य हो, तुम्हारी संस्कृति इलॉजिकल है, तुम्हारा धर्म इलॉजिकल है। तो इस तरह का बिलीव, यानी जब आप किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो ये भी एक कारण है भारतीयों का विद्रोह में भाग लेने का। मतलब अब ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, ये भारतीयों के अंदर, चाहे हम पॉलिटिकल कॉज को देखें, सोशो रिलीजियस कॉज को देखें, तो भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के प्रति एक नफरत है। लेकिन वह नफरत कब फूटेगी? जब 1857 की क्रांति का इमीडिएट कॉज होगा। मंगल पांडे जब पहली बार विद्रोह करेंगे तो ये जो नफरत चली आ रही थी, ये सारी की सारी नफरत भी युद्ध में जाकर भाग ले लेगी। लाइक अगर मुझे किसी ने मारा तो मैं आज उससे कमजोर हूं, मैं नहीं लड़ सकता, तो इसलिए मैंने अपने दिमाग में ये बात रखी, या मेरे हृदय में उसके प्रति ये भावना आ गई कि जिस दिन मौका मिलेगा मैं इसको जरूर इससे बदला लूंगा। अब मेरे किसी दोस्त ने उसके साथ उसकी लड़ाई हुई और वो उसको बहुत मार रहा है और वो कमजोर हो गया है, तो मैंने भी अपने दिल के जो क्रोध है, उसको, जो बदले की भावना है, उसको पूरा कर लिया। मैंने भी उसी मौके का फायदा उठाया और मैंने भी उसकी पिटाई कर दी। तो ऐसी स्थिति ये है क्योंकि आम लोगों के अंदर ये भावनाएं हैं और वो तो अंग्रेजों का सामना कर नहीं सकते। जब बड़े बड़े राजा उनके सामने विद्रोह नहीं कर रहे हैं तो ये लोग कैसे करेंगे? लेकिन इनके अंदर नफरत, क्रोध, गुस्सा तो अंग्रेजों के प्रति है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, जो सोशियो रिलीजियस इंटरफेरेंस उनका हुआ उसकी वजह से। अब जब 1857 की क्रांति की शुरुआत होगी, जब होगा ये, तो ये लोग भी उसमें भाग ले लेंगे कि अब इसको मौका मिला है मजा चखाने का।